उधार जहाँ पे है वहाँ पे इंटरेस्ट भी है। इंटरेस्ट का मतलब प्रेशर, कंपनी का प्रमोटर परेशान है, कोई भी पर्सन के पास अगर ऊपर ईएमआई होती है वो परेशान रहता है। तो डेट इक्विटी रेशियो सबसे पहला पॉइंट है। सर एक स्टॉक है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा वो लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मुझे उसके फंडामेंटल्स नहीं पता। तो मुझे क्या करना चाहिए, कौन कौन से फंडामेंटल्स ऐसे हैं जो मुझे देखने चाहिए? यार तुम्हें फंडामेंटल नहीं पता या फंडामेंटल देखना नहीं आता, दो अलग अलग चीजें। मैं एक अजम्पशन ले रहा हूँ कि आप बिगिनर हो और फिर उसके बेसिस पे बता रहा हूँ। अगर आपको फंडामेंटल्स देखना, सबसे पहली तगड़ी चीज, कोई पी रेशियो नहीं, कुछ नहीं, सबसे पहले देखो कंपनी की किताबों में उसकी बैलेंस शीट में डेट कितना है। और वो सिंपल एक और रास्ता है, डेट इक्विटी रेशियो से पता चल जाता है। आप नंबर्स में मत जाओ, क्योंकि आपको नंबर से नहीं पता चलेगा ये ज्यादा है कि कम है। आप इक्विटी से जब कंपेयर करते हो उसको डेट इक्विटी रेशियो देखते हो तो वहां से पता चलता है। तो मैं एक काम करता हूं भाई, मैं 0.2 से नीचे अगर डेट इक्विटी रेशियो है तभी मैं उसके बारे में सोचता हूं, वरना नहीं सोचता। तो ये एक पहला पॉइंट मैं हमेशा यूज करता हूं, क्योंकि मेरे को पता है डेट जहां पे है, उधार जहां पे है, वहां पे इंटरेस्ट भी है। इंटरेस्ट का मतलब प्रेशर, प्रेशर का मतलब कंपनी ग्रो सही से नहीं कर पा रही है, कंपनी का प्रमोटर परेशान है। हम सब जानते हैं कोई भी पर्सन के पास अगर ऊपर ईएमआई होती है, वो सैलरी कमा रहा है, उसमें से एक बड़ा पार्ट अगर ईएमआई में जा रहा है या डेट में जा रहा है, किसी इंटरेस्ट तरीके से जा रहा है, किसी तरीके से, वो परेशान रहता है और वो अपनी लाइफ को सही से जी नहीं पाता। उसको जॉब चेंज करनी है, नहीं कर पाता। बिजनेस करना है, बिजनेस में ग्रो करना है, बिजनेस में कहीं से कुछ करना है, बेटर करना है, वो हर समय परेशान रहता है। तो वही सेम सिचुएशन किसी भी कंपनी के साथ में होती है। तो डेट इक्विटी रेशियो सबसे पहला पॉइंट है। उसके बाद में अगर ये है ज्यादा या कम है, जो छोड़ो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देख लो। इंटरेस्ट कवरेज के हिसाब से 15 के ऊपर का इंटरेस्ट कवरेज है कि नहीं, मतलब कि अगर कंपनी ने 15 रुपए कमाए तो ही 1 रुपए इंटरेस्ट में दे पाएगी, तो इतना होना चाहिए। मगर अगर कंपनी ने 15 रुपए कमाए और 5 रुपए इंटरेस्ट पे कर दिए, मतलब कि ये रेशियो हो गया 3:1 का। मतलब ये अगर 3:1 वाला रेशियो है तो मेरे काम की नहीं है। मतलब 3 अगर लिख करके आ रहा है डिवाइड करने के बाद में, तो मेरे काम की कंपनी नहीं, क्योंकि इसके ऊपर स्ट्रेस है बहुत बड़ा। कभी ऐसी सिचुएशन आई जहां पे डिप्रेशन आया या धंधा खराब हुआ या उस इंडस्ट्री को पर्टिकुलर परेशानी आई या इस पर्टिकुलर कंपनी को परेशानी आई, इन सारी सिचुएशन में इसका इनकम जो है, अर्निंग जो है घट जाएगा, क्योंकि सेल्स घट जाएगा। उधर सेल्स घटा, इधर अर्निंग घटा, एक्सपेंसेस वैसे के वैसे ही रहे। इंटरेस्ट कवरेज का प्रेशर इंटरेस्ट के फॉर्म में इसके ऊपर पड़ेगा, जहां पे बैंक इसका लिक्विडेशन या बैंकरप्सी फाइल करवाने पे मजबूर कर सकते हैं, जहां पे सब कुछ खराब हो जाएगा। एज ए इक्विटी होल्डर आपको या मुझे बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो हमें हमेशा देखो यार, हम नुकसान वाली सिचुएशन में जाएं क्यों, पहली बात। दूसरी बात, या तो कंपनी इतनी सस्ती मिल रही हो, भाई डेट है, ठीक है, कर्जदार हो तुम, तो तुम्हारी भाषा इतनी विनम्र होनी चाहिए कि मैं तुम पे भरोसा कर सकूं या मैं तुम्हारे ऊपर हाथ रख सकूं। ये बड़ी सिंपल सी बात है। अगर तुम डेट भी हुआ है भाई, डेट भी है कंपनी के ऊपर, इंटरेस्ट कवरेज भी बेकार है, और वहां पे कंपनी का पी रेशियो चिघाड़ करके 100 पे खड़ा हुआ है, मैं ऐसी कंपनी को छूऊं क्यों? अब पी रेशियो का मतलब विनम्रता है कि भाई पी रेशियो कम है, 10 के नीचे है, तो मैं एक बार सोचना चालू करूं कि हाँ भाई इस डेट की मार इसके ऊपर पड़ रही है जिसकी वजह से ये गिरा हुआ है। और फिर वहां से एक और चीज मुझको सोचनी है, ये कंपनी कहीं डेट के जंजाल में तो नहीं फंसी हुई है कि इस वजह से सबने वैसे ही बेचना चालू कर दिया कि यार अब तो इसका कुछ हो ही नहीं सकता। तो वो डेट जो 10 का पी रेशियो वो भी बेकार है, उसके भी नीचे और हो जाना चाहिए, इसको छूना ही नहीं चाहिए। वहां पे जहां पे उम्मीद है कि हाँ यार कुछ हो सकता है, टर्न अराउंड हो सकता है, कोई स्टोरी दिख रही है टर्न अराउंड की, या कुछ प्रमोटर भी हाथ पैर मार रहा है और दिख रहा है कि यार इंडस्ट्री में इतना खराबी नहीं है जितना इस कंपनी में, तो हो सकता है बैंक वाले इसके ऊपर भरोसा करके इसको और चांस दे दें, 1 साल और बढ़ा दें, 2 साल और बढ़ा दें इसका डेट, तो हो सकता है कुछ बेटर हो जाए। जैसे कि आज की तारीख में हमको थोड़ा सा आइडिया कि अगर कंपनी को देखो तो वहां पे गवर्नमेंट का कुछ स्टेक है 20-30% का। सीधे गवर्नमेंट का नाम नहीं दिख रहा है, लेकिन गवर्नमेंट भी चाहती है कि टेलीकॉम सेक्टर में इतने कम प्लेयर ना रह जाए कि रिलायंस और भारतीय एयरटेल रह जाए। तो उसने क्या किया, वो एक मोर्चा संभाल के रखा हुआ है इसके आइडिया के फॉर्म में। तो अब ये अच्छा कर रही है गवर्नमेंट, अच्छा कर रही है, तो वहां पे हमको समझना है कि अच्छा मगर क्या मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं? तो भाई मैं 50 तरीके से सोचूंगा कि यार मेरे को मेरा जो है पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितना मुझको मिल सकता है। क्योंकि सच बात बताऊं, जहां पे कंपनी नुकसान में चली जाती है वहां पे फिर ये वैल्यूएशन कैलकुलेट करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जहां पे आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो और आप हो सिंपल पर्सन, कॉमन मैन, तो हम भैया वो एनालिस्ट नहीं है जो वहां पे बड़ी बड़ी कंपनियों के पास बैठे हुए हैं। तो हमें ऐसी कंपनियों से बच के रहना है जहां पे हम कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे। हमने क्या बात करी, डेट इक्विटी रेशियो की बात करी, हमें कैलकुलेट नहीं करना, कहीं पे भी जाओगे दिख जाएगा। इंटरेस्ट कवरेज की बात करी, कहीं कैलकुलेट नहीं करना, सीधे दिख जाएगा। मैंने जहां पे पी रेशियो की बात करी, सीधे दिख जाएगा, सब जगह पे सीधे अवेलेबल है। लेकिन जहां पे ये नुकसान बनाने वाली कंपनी, वहां पे मैं कैलकुलेशन कैसे करूं? उसके उनके बड़े बड़े मॉडल होते हैं, डीसीएफ फॉर्मूला, डीसीएफ मॉडल और पता नहीं कौन कौन से मॉडल होते हैं, आईआरआर रेशियो कैलकुलेट करते हैं, एनपीपी कैलकुलेट करते हैं, एनपीवी पता नहीं क्या क्या चीजें तो कैलकुलेट करते हैं। अब वो उस लेवल पे कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट को इवैल्यूएट करते हैं कि ये इतने का कॉन्ट्रैक्ट था, इस साल तक ये इतना %
परसेंटेज कैलकुलेट कवर हो गया तो इसके बेसिस पे इतना इनको सेल्स में नंबर आ चुके होंगे, इसके बेसिस पे इनका मार्जिन इतना है तो इतना परसेंट। ये भी सब एजम्पशन के बेसिस पे चल रहा है और ये सब एनालिस्ट कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां उन्हें एनालिस्ट बड़े बड़े हायर करे हुए हैं, वो ये सब कर रहे हैं, पूरा पूरा दिन लगाए हुए हैं क्योंकि वो एक एक नंबर को एस्टिमेट कर रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि आपकी जो जॉब या बिजनेस है, कि आपके पास इतना टाइम है कि आप एक मॉडल को उठा करके उसमें सारे नंबर्स पंच करो पिछले 10-20 साल के, फिर उसके बेसिस पे एस्टिमेट करो कि इसकी फेयर वैल्यू क्या है? नहीं कर पाओगे आप। तो जो कैलकुलेशन ऑलरेडी रेडीमेड नंबर्स हैं उस पे कॉमन मैन एज अ कॉमन पर्सन, एज अ कॉमन इन्वेस्टर ट्रेडर, मुझको वो नंबर देखने जहां पे कैलकुलेशन मुश्किल हो रहा है, वहां पे मुझको कुछ करना ही नहीं, छोड़ ही देना है। यार मेरे पास कमी थोड़ी ना है, 5-6 हजार स्टॉक तो लिस्टेड है, तो मैं क्यों जाकर के एक दो कंपनी जिसका नहीं मिल रहा उसी में मुझको जाके गज करनी है? वो रास्ता जो टूटा फूटा है, जहां पे जाकर के गाड़ी फंस जाती है, आगे निकल नहीं पाती है, जाम लगा रहता है, मुझे वो रास्ता पकड़ना ही क्यों है? मैं मेट्रो लेकर के चला जाता हूँ, मैं अपनी बाइक लेकर के, मुझे जो पतली वाली गली पता है जो ज्यादातर लोग नहीं निकलते हैं, वहां से चला जाता हूँ। मैं वो वाले रास्ते से चला जाता हूँ जहाँ पे ठीक है चलो ट्रेन का वो रहता है, साइन रहता है, वहां पे कम लोग जाते हैं, वहां वाले से चला जाता हूँ जहाँ पे फाटक बंद हो जाता है, लगता है थोड़ा जाम लगता है, लेकिन ठीक है वहां से भी मैं निकल सकता हूँ, इतनी जल्दी ट्रेन आती नहीं है वहां पे। ये बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, या और कोई कच्चा रास्ता हो सकता है जहां से मेरे को जाकर के रास्ता वहां पे जल्दी कोई जाता नहीं, इसलिए जाम नहीं है। तो वो सारे रास्ते मुझको आसान वाले रास्ते पकड़ने एज अ इन्वेस्टर या एज अ ट्रेडर, कॉमन मैन में बार बार बोल रहा हूँ, हम सारी चीजें करने की कोशिश कर सकते हैं। हम एनालिस्ट बनना चाहते हैं, बहुत बड़े एनालिस्ट बनना चाहते हैं, फिर तैयार हो जाओ पूरा टाइम देने के लिए। उसकी स्टडीज है, फिर उसके लिए बहुत सारा CFA करना पड़ेगा, इंटरनेशनल CFA, इंडिया वाला CFA, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। हम बात कर रहे हैं कम से कम समय लगा करके ज्यादा से ज्यादा रिटर्न पाने की, बस सिंपल सी बात। और ऐसा नहीं कि ऐसी कंपनियां है नहीं है, हमको बस उन पे ध्यान रखना है, पकड़ना है, उनको सही वैल्यूएशन मिल जाए पकड़ लो, सही वैल्यूएशन नहीं मिल रही छोड़ दो, सिंपल एज इट इज। भाई वो पर्सन आपसे सही से बात नहीं कर रहा, आप उससे बात मत करो। आपसे अच्छे से बात कर रहा है, आपको एंटरटेन कर रहा है, आप उससे बात कर लो। आपका फ्रेंड बन सकता है, आप उसको फ्रेंड बना लो। लेकिन जबरदस्ती उसी आदमी के पीछे पड़ना है जो आपसे बात नहीं कर रहा है, जो कह रहा है भाई तेरी औकात नहीं मुझसे दोस्ती करने की, कैसे काम चलेगा? वो स्टॉक का देखो ना, PE रेशियो 100 के ऊपर है, डेट इतना ज्यादा उसके ऊपर धरा हुआ है। ऐसी कंपनी को जाकर के आप इन्वेस्ट करोगे एज अ कॉमन मैन, आपने तो उसके बड़े बड़े नाम सुने बस, और इधर उधर से उसने जो है उधार ले करके IPO लेकर के आया, क्या किया, डेट लेकर के बढ़ाता चला जा रहा है कंपनी, अब उसके ऊपर स्ट्रेस आ रहा है। कभी कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं हुई, अभी हुई है तो डेट जो उसका जो है इतना भयंकर PE रेशियो है, वो कंपनी में हाथ रखने से पहले 100 बार मेरे को सोचना चाहिए आगे भी ये प्रॉफिटेबल हो पाएगी कि नहीं, या बस इन्वेस्टर से पैसा निकालने के लिए, वो जो एंजल इन्वेस्टर हो सब होते हैं उनसे पैसा निकालने के लिए। क्योंकि आजकल मैं यही सब सुनता हूँ, ये शार्क टैंक वगैरह में, वो इसलिए फंडिंग रेस करनी है। अरे भाई फंडिंग रेस करनी है, जिससे फंडिंग लेनी है उसको ही प्रॉफिट नहीं होगा तो क्या मतलब है? फिर तुम उसको एग्जिट कराने के चक्कर में कंपनी को प्रॉफिटेबल दिखाओगे, फिर वो एग्जिट करेंगे, उनका IPO आएगा, फिर कॉमन मैन को फंसाया जाएगा। तो भाई ये अगर प्रोसेस है तो कोई मतलब नहीं है ना, वैल्यू क्रिएट ही कहां हुई? तुमको जब IPO लाना है तो तुम उन इन्वेस्टरों को एग्जिट कराने के चक्कर में तुम इधर वाले इन्वेस्टर जो स्टॉक मार्केट में उनको फंसा दे रहे हो, तो वैल्यूएशन तो है ही नहीं। और वैल्यूएशन भी आ रही तो कितनी खतरनाक बड़ी वैल्यूएशन पे आप सबको दे रहे हो। चाहे जितने IPO आप देख लो रिसेंट में, जितने भी नए नए स्टार्टअप है देख लो जाकर के, प्रॉफिटेबल नहीं पहले तो, फिर उसके बाद में IPO भी लेकर के आ रहे हैं, उस टाइम पे वो प्रॉफिटेबल हो जाते हैं जहां उनको IPO लाना होता है, क्योंकि NSE BSE ने कुछ कंडीशंस रखी हुई है कि इतने प्रॉफिटेबल होगे तभी ला पाओगे IPO। तो एक तरीका ही गलत है ना। आप जहां पे सिचुएशन देख रहे हो अपने फेवर की, वो सिचुएशन क्रिएट करके आप IPO ले आ रहे हो और फिर लोगों को फंसा दे रहे हो, क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट तो हो नहीं रहा है, फिर गिरने लग जाता है वो।